हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लिक कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट मुख्य परीक्षा जो ये एक्चुअली मेरा मॉक टेस्ट है और ये इसका मॉक टेस्ट नंबर 2 है। फल फर्स्ट का अभी सॉल्यूशन नहीं आया है, वो कुछ टाइम में वो आ जाएगा क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा मैंने पूछे नहीं थे, इसकी वजह से उसका भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया। और ये मॉक टेस्ट 2 है और इसका मैं यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करने वाला हूँ। और जो कोई भी सोच रहे हो कि अभी वीडियो मतलब इतना जो पहले आ रहा था वो वीडियो अचानक कम कैसे हो गया, नहीं क्यों आ रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो जितने भी मेरे नोट्स हैं उस नोट्स को भी मैंने और भी थोड़े से छोटे किए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले उसको करवा रहा हूँ। और वो मॉक में ही क्यों कराया जा रहा है, मॉक में इसलिए क्योंकि अगर मॉक आप देते हैं और कोई भी चीज गलत होता है आपका और वो फिर आप उसको पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट फिर सुपर मेमोरी में आपका जाएगा, फिर आपका कहाँ जाएगा, वो सुपर मेमोरी में। लर्न करना याद करने से और मॉक देने में दोनों में यही फर्क है। अगर आप सिर्फ याद करेंगे तो वो भूल जाएंगे, लेकिन जब मॉक में गलती होगा और फिर उसको आप याद करेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से वो एग्जाम तक तो आप नहीं भूलेंगे और एग्जाम आई थिंक मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में लेके लेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इस जितने भी क्वेश्चन है उसको मॉक के थ्रू किया जाए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी बना रहे और अच्छे से, मतलब कहने का मतलब आप इस एग्जाम में जब वहां पर जाएं तो थोड़ा सा पैनिक ना हो, आप काम रहें, मतलब कूल डाउन बने रहें। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे लोग ये हैं कि जो मेरा मॉक देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंसर इडियम एंड फ्रेज का लिख देते हैं और सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। कोई है जो मतलब ऐसे नहीं लिख पाते हैं, कोई है जो लेटर नहीं लिख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी आए एटलीस्ट उसको लिखना है, एक बार दो बार लिखना है। अभी आपके पास 10 डेज का टाइम है, यही 10 डेज टाइम जब आपका गुजर जाएगा तो आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कि सर हमें नहीं आ रहा, मैं गंदा लिखूंगा आपको भेज दूंगा तो फिर कितना मतलब बेइज्जती हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। जो भी आए मन में आप लिखें, क्योंकि आपके लिखने से ही हमें पता लगेगा कि आपका कहाँ गलती हो रहा है और आप कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि आप कुछ भी जो मेरे मॉक देते हैं, और हाँ ये जो मॉक है वो मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड हो जाना है और उस ऐड होने के बाद मैं रात को हर 10 बजे मॉक टेस्ट देता हूँ, उसका इवोल्यूशन का जो मार्क्स वगैरह है मैं सुबह में आकर के दे देता हूँ। ठीक है, तो किसी को भी ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आइए टेलीग्राम में जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक है, मॉक देना है। क्योंकि जो मॉक देकर नहीं जाएगा ये सोच रहा है कि जाकर परीक्षा में डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका रिजल्ट अभी मैं बता देता हूँ वो आउट ऑफ ही रहेगा, वो मतलब मैच नहीं करेगा, नोट मैथ फाउंड ही उसका मेंस में आने वाला। क्यों? क्योंकि एक बार में आप जाकर हाँ अच्छे से लिख दीजिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी एकदम 1% से भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से पहले ही प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस टेलीग्राम चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन था आज का मॉक टेस्ट का, अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध है सरोद वादक थे। ठीक है, प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान है। एक्चुअली मैं टाइपिंग नहीं करता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसको मैं देता हूँ और वो गजब ही मतलब पहले इंग्लिश टाइप करता फिर हिंदी ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इस तरह की गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा इसको नजरअंदाज करना है कि नहीं। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। प्रथम सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो वो है ऋग्वेद। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है और रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। भारत में कौन होंगे? एम एस स्वामीनाथन। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? तो वो है एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी सरोजिनी नायडू। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। प्रथम महिला कांग्रेस पूछेगा तो एनी बेसेंट आंसर करने हैं, और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा तो वो सरोजिनी नायडू लगा जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? तो वहां आंध्र प्रदेश। बुल्स आई का संबंध, देखिए यहाँ संबंध की जगह संबंध लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इतना इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। काबाकी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कोशिका के काबा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सबसे लंबा समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे बाई भी चंद्रचूड़। कौन थे? बाई भी चंद्रचूड़। आई थिंक ये जो पहले चंद्रचूड़ साहब थे वो पहले जो सीजीआई थे उनके ये पिता है ना। तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? बाई भी चंद्रचूड़। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां अमेंडमेंट एक्ट
1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 76 में है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए यहाँ भी कौन थोड़ा गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा स्पीकर का काम है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन, और वो हाल ही में बने हैं, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? के विनोद चंद्रन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, चेचक के टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो ये मेरा 15 क्वेश्चन था और मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर जिसको किसी को अगर याद नहीं रहेगा याद कर लेना है। फिर है इंग्लिश में फ्रेज है लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, कोई भी काम तेजी से करना, कोई भी काम तेजी से करना। सिर्फ ये लिख देते हैं और ये नहीं लिखते हैं, ये भी लिखना है, सिर्फ इसके मार्क्स नहीं देंगे, वो ये लिखिएगा तभी वो मार्क्स देंगे, सही या गलत, लेकिन बट इसको सेंटेंस के फॉर्म में आप लिखिए। जैसे मैंने यहां लिखा है, इन कंपैरिजन टू इंडिया चाइना हैज प्रोग्रेस्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड। इंडिया के कंपैरिजन में चाइना ने बहुत सारे प्रोग्रेस किए, ज्यादा अच्छा से प्रोग्रेस किए। इसको याद कैसे करना देखना, किसी भी अगर लिप्स मतलब मान के चलिए होंठ, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह अगर बता दी कि चलो ठीक है किस दे देंगे आ जाओ, है ना, तो आदमी रैपिडली तेजी से बाइक चला करके चल सकता है। आई थिंक ये मेरा निमोनिक्स रहता है, मतलब ऐसे इंग्लिश को ज्यादातर याद रखते और लंबे टाइम तक अच्छे खासे वर्ड्स को मैंने याद किए हुए। मिडास टच क्या है? मिडास टच उसको बोलते हैं वन हु टच एनीथिंग टर्न इनटू गोल्ड। एक्चुअली ये 6-7 क्लास में भी एक पढ़ने का बच्चे का मिडास टच एक स्टोरी ही है, जिसमें एक राजा रानी की कहानी रहती है कि राजा विश करता है कि हमें भगवान ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी चीज को छुएं और वो सोना बन जाए, है कि नहीं, और वो फिर उसको भगवान दे भी देते हैं। और फिर वो अपनी बेटी को बोलती है कि आओ मेरे गले लगो, और वो जब जैसे वो बेटी को गले लगाती है, छूती है दिन के टाइम में, उसकी बेटी भी क्या बन जाती है? सोना में बन जाती है। फिर वो भगवान के कहता है भगवान हमें इस श्राप से मुक्त कीजिए, हमको सोना, हर चीज को छूने पर सोना नहीं बने, मुझे ऐसा श्राप से मुक्त कीजिए, है कि नहीं। तो ये मिडास टच एक्चुअली वहीं से आया है। तो मिडास टच एक स्टोरी है जिसका मतलब होता है वन हु टच एनीथिंग टर्न इनटू गोल्ड। तो इसका मतलब हो गया आवर मैनेजर सिम्स टू बी गिफ्टेड विथ मिडास टच बिकॉज ही इज कैपेबल ऑफ सेलिंग एवरी प्रोडक्ट। इसका जो मैनेजर है किसी भी चीज को बेचने में एकदम किसी चीज को भी बेच सकता है, इसलिए वो क्या है? मिडास टच है। सोने पर सुहागा था ना, किसी चीज को मिट्टी को छूता है और सोना हो जाता है, वही है मिडास टच। पास्ट मास्टर मतलब होता है एक्सपर्ट। इसको हम कैसे याद रखेंगे? पास्ट मतलब बीता हुआ मास्टर, यानी 6-7 क्लास में जो मैं मास्टर हमको पढ़ाता था वो बहुत एक्सपर्ट था, मैथ में बहुत क्या था? एक्सपर्ट था। तो आई थिंक ही इज पास्ट मास्टर इन बिफुलिंग द पीपल बाय हिज ऑयली टंग। ऑयली टंग भी एक इडियम सा, ऑयली टंग का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन या ओरेटर जिसको बोल सकते हैं, यानी जो बोलने में कुशल है, एकदम मीठा मीठा बात बोलता है ना। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट क्रिएशन। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट क्रिएशन, यानी जो आप कोई किताब लिख रहा है वो लास्ट क्रिएशन है, तो वो स्वैन सॉन्ग ही है। लेमेंट वाज द स्वैन सॉन्ग ऑफ सेली, यानी एक लेमेंट बुक है जो स्वैन सॉन्ग है किसका? सेली का। आई थिंक ये लेमेंट बड़ा एक होना चाहिए था, फिर वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक किया है। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब कि सुने अनसुने करना। हिंदी को बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं नॉट टू पे एनी अटेंशन टू या रिफ्यूज टू लिसन। कोई बोल रहा है, फैमिली आपको बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है टर्न अ डीफ ईयर। ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न अ डीफ ईयर टू देयर लीडर। जैसे उसके लीडर बोलना शुरू किए वो सब के सब कान में रुई डालकर बैठ गए, क्या बोला बेचारा, उसको कुछ समझ नहीं दिया, है कि नहीं, मतलब ये होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे। ये मॉक टेस्ट का एक ही पर्पस है, अगर याद नहीं है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। फिर है एम्बैरेस। एम्बैरेस मैंने दिया था EMBAR सिंपल किया था, जबकि आर नहीं डबल आर होता और डबल एस होता है एम्बैरेस में, ठीक है। फ़ारेनहाइट नहीं होता, फ़ारेनहाइट होता, एच का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर होता है FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट जिसको हिंदी में पढ़ता है फ़ारेनहाइट होता है। आइडियोसाइनक्रेसी का यहाँ पर आइडियोसाइनक्रेसी में जब मैंने दिया था तो आइडियोसाइनक्रेसी आई थिंक ये सही ही है, आइडियोसाइनक्रेसी ये सही है, ठीक है, तो ये भी सही है। एक्चुअली मैंने कल गलत दिया था, आज पीडीएफ में मैंने इसको सुधार रखा। फिर है ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट ऐसे नहीं, ल्यूटिनेंट ऐसे लिखेगा LIEU, TI नहीं होता है, TE होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो का ई मतलब कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एक तो ई रहता है और यहाँ टी के बाद भी ई रहता है, ठीक है। फिर मिलेनियम में सिंगल एल नहीं डबल एल होता है, तो MILLENNIUM मिलेनियम है। फिर एक लेटर राइटिंग भी मैंने दिया था,
लेटर टू द एडिटर अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क इन योर एरिया। और ऐसे राइटर दिए थे, ऐसे राइटिंग भी दिए थे, और इस ऐसे राइटिंग का नाम था डोमेस्टिक वायलेंस। इन दोनों को भी करेंगे, पहले थोड़ा हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में मैंने दिया था पृथ्वी, और हिंदी में आज ग्रामर के भी पोर्शन आएंगे, मतलब पर डे अलग अलग मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, ये होता है। यमुना को मैंने करा दिया था सूर्य के, सूर्य में पुत्री होती है तो सूर्य का सुता, सूर्य पुत्री, सूर्य तनया, कालिंदी। राजा को बोलते हैं नवीप, भूप, महीप, महीपति, नरेश, भूपति, सम्राट। किसी दो याद रखने हैं, आम का आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अतिसौरभ। स्त्री को बोल सकते हैं नारी, महिला, औरत, कांता, बामा, कामिनी, अबला, रमणी, ये सब याद रख सकते हैं। गणेश को गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, भवानी नंदन। आई थिंक एक दंत भी इनको बोल सकते हैं, एक दंत यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन एक दंत भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। बिजली, बिजली को चपला, चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी, है ना, चपला, चंचला। तड़ित भी बोल सकते हैं, यहाँ पर तड़ित मतलब भी बिजली होता है, वो भी आप बोल सकते हैं। फिर है महादेव, महादेव को बोल सकते हैं शिव, शंभु, शंभु है ये, स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू होते हैं पितामह का, पितामह बोलते हैं ब्रह्मा को, विधि, विधाता, इसमें सब ब्रह्मा को बोला जाता है कि नहीं। तो शंभु ये है, लेकिन स्वयंभू अगर बोला जाएगा तो वो स्वयंभू ब्रह्मा का हो जाएगा, ठीक है। शंकर, महेश, त्रिलोचन, तीन लोचन इसलिए त्रिलोचन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर, इनके शेखर पर चंद्र है इसलिए चंद्रशेखर भी बोलते हैं। फिर है कामदेव, कामदेव को बोलते हैं अनंग, अनंग इसलिए क्योंकि ये क्या बिना अंग के हैं, इनका अंग नहीं है, इनका अंग भगवान महादेव ने जलाकर राख कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब महादेव कर रहे थे तपस्या, मतलब वो जब ध्यान में थे, तो इनका ध्यान भंग करने के लिए सभी देवता ने कामदेव को बोला कि जाइए आप उनको काम वासना को जगाइए। तो जब महादेव को ये फूल मारे, है ना, गेंदा का फूल वगैरह जो मार के इनको ध्यान भंग किया, जैसे ही अपना आंख खोले तो इनका जो कामदेव का है वो देखते के साथ इनको भस्म कर दिए, जला के भस्म कर दिए। तो इनका नाम अनंग इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका कोई अंग नहीं है। और चूंकि रति है, इनकी वाइफ का नाम है रति, और रति के पति हैं इसलिए इनको रतिपति बोलते हैं, मदन बोलते हैं, मनोज बोलते हैं, काम बोलते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव। जल, जल को बोलते हैं पानी, अम्बु, नीर, बारी, तोय। तो देखो जल है और इसमें ड लगा देंगे तो ये बादल हो जाएगा, जैसे अम्बुद, ड मतलब धारण करने वाला, अम्बुद मेघ का हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। नीरद बादल का हो जाएगा, बारिद तो यद, है कि नहीं, ये सब हो गया। तो वो ड जब लगेगा तो बादल का बन जाएगा, मेघ का बन जाएगा। और जल में जब जल लगाओगे तो वो कमल बन जाएगा, जैसे अम्बुज कमल का, नीरज कमल का, बारिज कमल का, पंकज कमल का, है कि नहीं। तो ये सब जल लगाओगे तो कमल, और द लगाओगे तो बारिश, मेघ, बादल इसका बन जाता है, ठीक है। फिर है मुहावरा, मुहावरे में क्या है, काम तमाम करना, काम तमाम करना मतलब मार डालना। इसका मैंने हिंदी में सेंटेंस नहीं बनाया क्योंकि आई थिंक ये हिंदी में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर कमेंट में आएगा कि सर हिंदी में भी बना दीजिए तो मैं बनवा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खून का घूंट पीना, कहता है हम खून का घूंट पी ही रहे हैं अभी तुमको देख के, यानी क्रोध को दबाना। छाती पर मूंग डालना, गांव में तो ये बहुत बड़ी होता था, हमारे छाती पर मूंग गले में लगा हुआ है ना, तो छाती पर मूंग डालना मतलब पास रखकर दिल दुखाना। मुट्ठी गर्म करना, भाई साहब सिविल कोर्ट में नौकरी लग जाएगा तो आप ही बोलिएगा मुट्ठी गर्म करो दोस्त, बहुत पढ़े हैं। रिश्वत देना, ऐसा कभी नहीं करना दोस्त, रिश्वत, करप्शन, इतना पढ़ के भी करप्शन करने से क्या फायदा, है कि नहीं। तो पढ़े और अनपढ़ों में क्या फर्क हो गया। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मतलब होता है अत्यंत तुच्छ होना, हाथ का मैल होना मतलब अत्यंत तुच्छ होना। दाल में काला होना, आशंका होना, दाल में काला होना मतलब आशंका होना। घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, घाव पर नमक छिड़कना मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं आई थिंक एड फ्यूल टू द फायर, इंग्लिश में बोलते हैं स्थिति को और खराब करना, मेक द मैटर वर्स, इसी को बोलते हैं ना। सोने की चिड़िया होना, भारत पहले सोने की चिड़िया थी, इसका मतलब अति समृद्ध था भारत। इसका मैंने देखिए समृद्ध थोड़ा उल्टा लिखा बट थोड़ा सा टॉलरेंस करो भाई, है कि नहीं। फूलकर कुप्पा होना, फूलकर कुप्पा होना मतलब प्रसन्न होना, फूलकर कुप्पा हो गया मतलब प्रसन्न हो गया। दांत काटी रोटी, एक दांत से वो भी काट कर रोटी खाया और उसी रोटी को आप भी खा रहे हैं, और ये कब खाएगा, गहरी मित्रता रहेगा तब। लेकिन भाई कितना भी गहरी मित्रता रहे, इस तरह के काम नहीं करना है कि नहीं। किसी का काटा हुआ रोटी खा लिया, खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती। यहाँ है कंप्यूटर का फुल फॉर्म और इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे पहला वायरस, वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
फिर IMEI मोबाइल में रहता है, IMEI नंबर होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सर्विस। RDBMS का मतलब एक्चुअली DBMS भी ये एक वर्ड है। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, और उसमें R लग गया था, R का मतलब होता है रिलेशनल, ठीक है। OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर है PROM, मैंने जो सॉफ्टवेयर वाले भेजे हैं PDF, उसमें देखो PROM का जिक्र है, तो ये ROM है, तो ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसमें P लग गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई थिंक एक सेकेंड, ठीक है। फिर है GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM का सिम है ना। कोबोल मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आई थिंक ये पहले मेंस में पूछा गया था, करना टाइपिस्ट के मेंस में पूछा गया था कोबोल। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर है फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स, फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स। SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैंने जो वो लिखा था कि वो पुअर मेंटेनेंस के लिए जो एक एडिटर को लेटर लिखना था, उसको मैंने लिखा, और आई थिंक मैंने कहीं बुक से मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पर आपको दिया है ना, क्योंकि ऐसा ये है नहीं क्योंकि झूठ बोलना है कि हम मैंने उसको खुद, और इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लिखा क्योंकि लेटर में ज्यादा प्रॉब्लम है एक्चुअली है किसी का नहीं, क्योंकि जो भी पर्सन मेरे टेलीग्राम में आंसर दे रहा है उनका जो लेटर लिखने का तरीका है वो फॉर्मेट सही है, कुछ ही लोग का खराब है, लेकिन बाकी लगभग अप्रोक्सीमेट वो ठीक है। और वो बीच में जो लिखते हैं वो बॉडी वगैरह भी लिखते हैं, तो नो डाउट वो बहुत अच्छे लिखते हैं, यानी उनको मार्क्स उसमें मिलेगा, नो डाउट। एक ऐसा नहीं है कि उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, और अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे लेटर में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने यहाँ पर जो ये लिखा है मैंने, तो ये मैंने किताब का लिखा इसीलिए ताकि वो और भी अच्छे से इसको पढ़े और अपने में सुधार करें। बट जो ऐसे लिखा है मैंने खुद से लिखा इसलिए क्योंकि ऐसे जो है उसको रट पाना मुश्किल है ना, इसलिए मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले कि अपने से कैसे लिख रहा। तो पहले एग्जामिनेशन हॉल पटना बिहार, इस तरह से ऊपर हेडिंग देंगे। और ये एक जो आया हुआ था मेरा ग्रुप में, वो कुछ डेट ही अलग टाइप से दिए थे, तो डेट आपको इस तरह से लिखना है 11 अप्रैल, और यहाँ पर वो 2025 सिंपल 25 खाली लिखे हुए थे, ऐसा नहीं लिखना। वो यहाँ पर चूंकि वो लेटर में मार्क्स कैसे मिलते हैं इस चीज को पहले समझिएगा। लेटर पर मार्क्स आपको मिलेंगे, पहला 1 नंबर देंगे, ये जो पूरा ये लिखा फॉर्मेटिंग पर 1 मार्क्स दिया जाता है। CBSE के हिसाब से चले तो 5 मार्क्स में 1 नंबर दिया जाता है, वो फॉर्मेट पर दिया जाता है। बाकी जो दिया जाएगा एक ऊपर और एक आई थिंक यहाँ पर रहेंगे, इसमें 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। बॉडी में कितने लिखे रहते हैं? 3 पैराग्राफ लिखे रहेंगे, तो ये हो गया 3 और 1 4, और एक आपके हैंड राइटिंग पर लिखे जाते हैं, एक आपका हैंड राइटिंग और स्पेलिंग पर लिखा जाता है कि आपका स्पेलिंग कैसा लिखा हुआ, हैंड राइटिंग कैसा लिखा हुआ। तो 5 मार्क्स ऐसे ही डिवाइड होते हैं CBSE में, बस समझिएगा, फिर से समझिएगा कैसे लिखना है। अगर आप ये फॉर्मेट लिखे ऊपर और नीचे तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। 3 पैराग्राफ अगर लिखे, जैसे मैंने भी 3 पैराग्राफ लिखे 1 2 एंड 3, 3 पैराग्राफ 3 मार्क्स ये होते हैं, 3 एंड 4 1 प्लस 4, और जो लास्ट 1 मार्क्स मिलेगा वो आपका राइटिंग पर, और ये जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं पर वो उस पर दिया जाएगा कि आप स्पेलिंग कितना सही लिखे, उस पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो मैंने लिखा ये इस तरह का फॉर्मेट है, लिख लेना। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से मैंने लिखा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक मेरा देखो गलत हो गया। जब वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पटना लिख रहे हैं तो आप पुअर मेंटेनेंस न्यू दिल्ली कैसे लिख सकते हो, तो आप यहाँ भी क्या लिखना, पटना ही लिखना, यहाँ पर क्या लिखना, पटना ही लिखना। एग्जामिनेशन हॉल जब पटना से लिख रहे हो तो आप पटना में ही लिख रहे होगे ना, तो यहाँ पर आप न्यू दिल्ली नहीं बल्कि पटना लिखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स, यहाँ पर सर थ्रू द कॉलम, ये आपको रट लेना है इतने, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टुवर्ड द पुअर मेंटेनेंस ऑफ ए पब्लिक पार्क इन आवर एरिया, पब्लिक पार्क इन आवर एरिया, इतने लिखने हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा, इसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ चेंज, कितने हैं जो इसी में लिखते हुए जाना है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा। अब यहाँ पर मेन बॉडी लिखा जाएगा कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या, पार्क में ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम, और लेटर लिखने की बारी आ गई। तो यहाँ पर लिखा पब्लिक पार्क्स आर द लंग्स ऑफ द लोकेलिटीज वेयर रेसिडेंट्स कम एंड रिफ्रेश देमसेल्व्स। पब्लिक पार्क एक ऐसा जगह है
जहां पर लोग आते हैं हवा लेते हैं, उसको लंग्स बोलते हैं। अच्छे है जगह, मतलब वातावरण अच्छा रहता है, अच्छे अच्छे पेड़ रहते हैं, थोड़ा मन काम होता है, शांत होता है। बट टू माई अटर डिसमे, लेकिन इसको कर हमको बहुत दुख के साथ, उदासी के साथ कहना पड़ रहा है, पार्क इन आवर एरिया इज नॉट मेंटेन्ड एट ऑल। मेरा जो पार्क है वो मेंटेनेंस में है ही नहीं। मोर ओवर इट हैज कम बिकम अ डेन ऑफ मिसक्रिएंट हु सीट एंड गैम्बल एंड ब्रोड डे लाइट। वो कहता है कि पूरे दिन बैठ कर क्या करते रहते हैं, कुछ लोग मिसक्रिएंट्स रहते हैं जो दिन भर बैठ के ताश खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। Many roadies create disturbance and do not help in the upkeep of the park। और वो कहने का मतलब रॉडीज की तरह काम कर रहा है, किसी चीज को मतलब लड़ भी रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। और डिस्टर्बेंस से रिलेटेड आपको जितना आप वो खुद लिख सकते हो। इट इज फ्रिक्वेंटेड बाई स्ट्रे कैटल ऑल्सो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सीट इन दिस पार्क। और ये इस तरह से कहने का मतलब गाय भैंसों की तरह जो कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा कहने का मतलब डिफिकल्ट है कि यहाँ पर बैठा जा सके। The senior citizens are at a loss where to go and relax to or share dialogues with other fellows। और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं बेचारे, वो ज्यादातर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वो अपने साथियों के साथ, फेलो के साथ मिलते हैं, डायलॉग करते हैं, रिलैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ जब इस तरह के रॉडिज एक्टिविटी करते हैं तो उन लोग को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इफ नो इमीडिएट एक्शन इज टेकन द पार्क विल टर्न इनटू अ डेविल्स डेन एंड कॉज नॉन स्टॉप नुआंसेस टू पीपल ऑफ माय एरिया। अगर इस चीज को अगर जल्दी से जल्दी इमीडिएट अगर नहीं रोका गया तो जो मेरा पार्क है वो पार्क का और कहने का मतलब अखाड़ा जल्दी बन जाएगा। इसका मतलब यही कहना है, ठीक है। तो आप इसको 2 से 4 बार लिखिएगा, याद नहीं करना, 2 से 4 बार लिखेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर से आप लिखेंगे, अपने वैल्यू में लिखेंगे, आप अच्छा लिखेंगे। 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार लिखिए, जब तक अच्छा ना हो तब तक लिखिए, लेकिन रटना नहीं है, खुद से लिखना। पहले इसको 5 बार 7 बार पढ़ना है, फिर से अपने माइंड से लिखना है कि हाँ, जो कुछ कुछ पार्क में बेसिकली यहाँ बताया गया क्या कि वो क्या कर रहा। पार्क पहला नंबर लंग है, लंग्स है, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पर सभी लोग आते हैं अपना रेस्ट करने के लिए, अपना मन को शांत करने के लिए, काम करने के लिए। बुढ़े जो बूढ़े लोग रहते हैं वो किस लिए आते हैं, अपने फेलो से बात करने के लिए, अपने जो उनका जो बहुत ज्यादा टेंशन घर में बैठे बैठे एकांतपन होता है उनको दूर करने के लिए, तीसरा पॉइंट। चौथा, यहाँ लेकिन कुछ राउडीज वगैरह हैं जो क्या कर रहे हैं, ताश वगैरह गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो नाश कर रहे हैं। और 5वां, इसको जल्दी हटाया जाना चाहिए। यही तो 5 मोटो है, और इस 5 मोटो का आप जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये लिखे, आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल बेक अप एंड टेक इमीडिएट स्टेप इन द मैटर। और वो क्या करेंगे, इसको भी आपको रट लेना है, जैसे करना ये लास्ट में आपको चिपका देना। फिर योर्स सिंसियरली ABC। एक्चुअली यहाँ पर थैंकिंग यू भी लिखना चाहिए, थैंकिंग यू। फिर लिखना चाहिए योर्स सिंसियरली ABC। लेकिन अगर वो नहीं लिख पाते हैं तभी योर्स सिंसियरली ABC लिखिए, आपको नो डाउट सही रहेगा, ठीक है। फिर है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस पर मैंने ये जो कुछ लिखा है, और ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसको मैंने अपने खुद से बनाए थे और नोट्स में बनाया है। तो आई थिंक मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह से लिखना। और ये 190 वर्ड्स है, आखिर क्योंकि बैन 50 लिखने आए या 200 लिखने आए तो हम आसानी से 200 तक लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे पहला क्या कि डोमेस्टिक वायलेंस इज अ बिग सोशल प्रॉब्लम दैट इज स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि पूरा विश्व में भरा पड़ा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सच एज, बहुत प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस है जिसमें फिजिकल वायलेंस हो गया, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हो गया, फाइनेंशियल हो गया एंड सेक्सुअल वायलेंस हो गया। यानी इतने प्रकार के वायलेंस डोमेस्टिक में देखे जाते हैं। इट ऑफन टारगेट्स, ये अक्सर जो क्या करते हैं टारगेट्स करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी कौन, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन, जो बच्चियां लोग होते हैं उसको टारगेट करता है, लड़कों को तो नहीं करता, मतलब लड़कियों को ज्यादा टारगेट करता है थ्रू मेन। और कौन करता है, तो ये मेन्स लोग करते हैं। मेन क्यों करते हैं, है कि नहीं, ये पहले बताया गया, ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, और पहले आपको यही बताना। आधा आदमी शुरू हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, ये नहीं बताना चाहता, डायरेक्ट डाइवोर्स ये हो गया वो हो गया, कंक्लूजन पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं लिखना, पहले आपको डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, पहले जो चीज के बारे में लिख रहे हैं वो है क्या, आप ये तो बताइए ना कॉपी जांच करने वाले को कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। फिर इसके आप मेन पॉइंट पर आइए कि कारण, कि डोमेस्टिक वायलेंस का कारण क्या है। फिर आप लिखिए कि इसके क्या उपाय आपका है या गवर्नमेंट ने क्या लिया, ठीक है। फिर लास्ट में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। फिर मैंने लिखा इसका कारण क्या है, द मेन कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर पैट्रियार्कल माइंडसेट। ये कि मतलब जो पिता की तरह सोचना कि हम तो मर्द हैं और कहने का मतलब औरतों को पैर की जूती समझते हैं, है ना, पैट्रियार्कल माइंडसेट वही हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन, उनको एक्चुअल में शिक्षा का वो अभाव है, लैक ऑफ एजुकेशन है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन दियर मेल पार्टनर्स, गर्ल्स का क्या है,
इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन देयर मेल पार्टनर, जो अपने उनका शादी ब्याह हो गया है तो वो मेल पार्टनर्स पर इकोनॉमिक्स यानी जो पैसे के लिए डिपेंड रहते हैं। एंड हिज फैमिली, और वो अपने फैमिली पर भी रहते हैं। हिज फैमिली मतलब मेल पार्टनर के फैमिली पर वो डिपेंड रहते हैं, ससुराल वाले पर डिपेंड रहते हैं। अगर लड़का नहीं कमाता है तो वो ससुराल वाले पर डिपेंड रहते हैं पैसे के लिए, और ये कहीं ना कहीं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बड़ा कारण है। These kinds of activities dampens the enthusiasm of victims, और इस तरह के जो कारण रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो क्या करते हैं, इंथुजियाज्म, जो विक्टिम का इंथुजियाज्म है उसको डैम्पन कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसको उत्साह को नीचे कर देते हैं। फॉर लिविंग एंड डूइंग समथिंग स्पेशल इन दियर लाइफ, कुछ रहने के लिए, जीवन जीने के लिए और कुछ करने के लिए, जो लाइफ में अपना जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं उनको वो क्या करते हैं, पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, कि उनको यही लगता है कि अब ये जीवन ही बोझ हो गया है कि नहीं, इंथुजियाज्म को ही डैम्पन कर देते हैं। इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत बड़ा ये बहुत कहने का मतलब खतरनाक है। किन के लिए? फॉर नॉट ओनली विक्टिम्स, ये सिर्फ विक्टिम्स के लिए ही खतरनाक नहीं है, बट ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन ऑफ देयर फैमिली, जो उनके आने वाले फैमिली है, उनके फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए तो खराब है ही। एंड एनी डेवलपिंग कंट्री, और इन डेवलपिंग कंट्री दैट मीन्स इंडिया यहाँ पर होगा, क्योंकि इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के लिए भी क्या है, खतरनाक है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने इस पर कुछ तो कदम लिए होंगे, है कि नहीं, तो लिखेंगे इन इंडिया, भारत में जो है, गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इरेडिकेट दीज टाइप्स ऑफ हीनियस क्राइम, जो ये जघन्य अपराध है इसको मिटाने के लिए भारत सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो या फिर इन इंडिया गवर्नमेंट लिखे, इन इंडिया कॉमा दिया और गवर्नमेंट लिखे, ठीक है, यानी बेसिकली इसको मैंने छोटा किया, और इसी को हम जो लिखना चाहे तो उसको 500 वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब जो जितना भी इसको बड़ा करना चाहता है, मेरा मन है, क्योंकि मेरा पॉइंट ही 4-5 पॉइंट को हम मैंने बेसिकली इसमें लिया है कि नहीं, जो लास्ट में हम आपको बताएं कि इसमें की पॉइंट कौन कौन सा। इन इंडिया गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इरेडिकेट दिस टाइप्स ऑफ हीनियस क्राइम, ये जो जघन्य अपराध है इसको मिटाने के लिए भारत सरकार ने बहुत कदम लिए। क्या लिए हैं? जिसमें वन ऑफ देम, जिसमें एक क्या है, वन ऑफ देम इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और ये क्या देता है, तो ये क्या करता है, एम टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज टू विक्टिम्स, और ये क्या करता है, विक्टिम्स को लीगल रेमेडीज देता है, यानी उपचार देता है। कैसा उपचार देता है? कानूनी उपचार देता है, कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जाइए वगैरह, कुछ सरकार का मदद लीजिए, है ना, आपके हित के लिए कुछ बनाया गया। हाउएवर, हालांकि सोशल अवेयरनेस, प्रॉपर एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट, जो सोशल सपोर्ट है, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे को अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसको जाकर रोकना, प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्बैटिंग दिस इशू, इस इशू को रोकने में ये सब भी बहुत मदद करते हैं, है ना, तो इस तरह के करना चाहिए। फिर क्या है, फिर लास्ट में मैंने अपना मत दिया, और ये जो मान के चलिए कि एक कंक्लूजन भी है, तो लेकिन कंक्लूजन लिखना नहीं है यहाँ पर, कंक्लूजन लिखने नहीं होता। कितना है कि कंक्लूजन लिख दिया, अगर कंक्लूजन लिखते हैं इसका मतलब होता है कि आप कॉपी जांच करने वाले को मूर्ख समझ रहे हो, उसको ये बता रहे हो कि देखो तुमको पता नहीं है, अब हम ये कहें कंक्लूजन, और वो मार्क्स काट लेते हैं, और वो क्या करते हैं, मार्क्स काट लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये पैराग्राफ चेंज होने का मतलब ही, थर्ड में आने का मतलब ही होता है ये क्या, कि वो आप कंक्लूजन लिख रहे हो, वो पढ़ के ही पता न कर लेकर पता हो जाएगा उसको, ठीक है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ए पर्सनल कंसर्न बट ए सोशल कंसर्न, ये कोई किसी का पर्सनल मामला नहीं है बल्कि सामाजिक मामला है। एंड टेक इट सीरियसली बाय पीपल एंड गवर्नमेंट, और ये लोग या गवर्नमेंट दोनों को सीरियसली लेना चाहिए। अब यहाँ पर लिखें इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो, अगर भारत चाहता है कि वो ग्रो करे, कैसा, रैपिडली, दे मस्ट स्टॉप दीज एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज होना चाहिए था, सॉरी दीज लगा है तो दीज एक्टिविटीज होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, एक्टिविटी सिंगुलर है और ये प्लूरल लगा दिया, तो दीज एक्टिविटीज एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इस एक्टिविटी को रोकना है कि नहीं। तो आई थिंक ये 190 वर्ड है, तो आई थिंक आप समझ गए। इसमें जो की पॉइंट है वो मैंने क्या लिया, मतलब मैं क्या इतना याद करके जाऊंगा क्या, और फिर मैं अगर यही डोमेस्टिक वायलेंस लिखना है तो क्या मैं सेम यही लिख पाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कुछ कीवर्ड को याद किया। कीवर्ड क्या याद किया? पहला नंबर तो यही कीवर्ड याद किया कि डोमेस्टिक वायलेंस है जो भारत में नहीं पूरा विश्व का मामला है। दूसरा, ये मेनली पुरुषों के द्वारा औरतों पर किया जाता है, दूसरा कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड क्या किया? तीसरा यही है कि इसका कारण क्या क्या, तीसरा कारण है पैट्रियार्कल माइंडसेट है, यानी जो पिता का है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस सबसे ज्यादा है, यानी तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। चौथा इसका कारण क्या हो सकता है? चौथा ये इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण उसका जो एंथुसियाज्म है वो समाप्त हो जाएगा। पांचवा कारण है कि नहीं, पांचवा जो मैंने याद किया। फिर फ्यूचर जनरेशन उससे खराब हो जाएंगे, ये इसी से रिलेटेड है। फिर मैंने इसमें एक याद किया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 याद किया जो भारत सरकार लिया गया, ठीक है। बस 6 नंबर और 7 नंबर सबसे पहले कि ये पर्सनल कंसर्न और ये सोशल कंसर्न, ये तो अपने मन से ही लिख रहा है। यानी मैंने इसमें टोटल मात्र 6 वर्ड ही मैंने याद किए हुए, कि 6 वर्ड से ही मैं चाहे तो मैं 600 शब्द लिख सकता हूँ, 100 वर्ड से लिख सकता हूँ, या 150 वर्ड या 200 वर्ड से लिख सकता हूँ। तो आई थिंक आपको ये
मजा आया होगा देखकर। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं वो आइए टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर शाम के शाम अपना मॉक टेस्ट दीजिए और कॉपी दीजिए, इवेल्युएशन करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। बाकी यूट्यूब पर जाकर 45 वीडियो में 45 मिनट और 50 मिनट में 5 और 7 क्वेश्चन पढ़ के और खाली बात बनाने से रिजल्ट नहीं होने वाला। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप लोग को निकालना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।